अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। वो रिलेशंस, वो आपके ताल्लुकात जो कि रिजेंबल करें, रिजेंबल मतलब जुड़ रहे हो किसके साथ, जो कि क्रिएटेड हों उन कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ इन रिलेशन रिजेंबल करें, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 68 से लेके 72 तक आज हमने गो थ्रू करना है। सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 68, वो क्या बात करता है, वो हमें कहता है कि क्लेम फॉर नेसेसरीज, क्लेम फॉर नेसेसरीज, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन incapable of contracting or on his account। देखें, सेक्शन 68 को अगर थोड़ा पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसकी बैरक वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगे। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए है जो बी को कोई चीज़ सप्लाई करता है, और ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है लुनेटिक। अब जो नेसेसरीज उसने ली बी से, ठीक है, टू हिज कंडीशन इन लाइफ, अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए ए क्या करता है, बी से कुछ ज़रूरियात की चीज़ें लेता है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, कि मैं लुनेटिक हो चुका हूँ और जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल कर लूँगा, लेकिन मुझे मेरी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ नेसेसिटीज़ हैं, वो आप मुझे दें। ए इज़ इंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। यानी कि मिसाल के तौर पे आपका जो ए है, वो ए क्या करता है, बी को, चले हम ऐसे कर लेते हैं, ए क्या करता है, बी से कुछ नेसेसरीज ले लेता है। नेसेसरीज मतलब कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ज़रूरियात की चीज़ें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, रोटी कपड़ा मकान XYZ, तो वो जो है बी से ले लेता है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। तो उसके बाद जो बी है, बी को ए जब ठीक हो जाए तो ठीक होने के बाद ए उसको वो चीज़ें वापस करेगा, रिम्बर्स करेगा। रिम्बर्स का मतलब क्या होता है, वापस दे देना। डायरेक्ट वर्डिंग ये कहती है, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई शख्स इनकेपेबल हो जाए। इनकेपेबल कब होगा, इनकेपेबल तब होगा कि जब वो लुनेटिक हो जाए, जब उसका दिवालिया निकल जाए, या फिर वो जो है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो जाए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के काबिल ना रहे। फिर क्या होगा कि और एनीवन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या फिर वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट कर, किसी को सपोर्ट करने के लिए बाउंड है कि मैं ये काम करने के लिए बाउंड हूं। फिर इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supply is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। मिसाल के तौर पे इसने वही एग्जांपल दी कि ए क्या करता है, बी से कुछ ज़रूरियात की चीज़ें ले लेता है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, तो बाद में अगर वो ठीक हो या ना हो वो अलग कंडीशन है, बाद में चाहे वो ठीक हो चाहे वो ठीक ना हो, बी क्या करेगा, बी उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से कुछ रिम्बर्स करवा लेगा खुद को। रिम्बर्स कैसे करवाएगा, रिम्बर्स यानी कि उससे वो वापस ले लेगा आइदर इन मनी, या फिर जो है उसकी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा वो खुद रख लेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 69 क्या कहता है, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी। रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट, ड्यू बाय अनदर in money which he is interested।
अब सेक्शन नंबर 69 थोड़ा इसके साथ रिलेट करता है। वो किस तरीके से रिलेट करता है? सेक्शन 69 ये कहता है कि अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी which another is bound by law to pay and to therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। मिसाल के तौर पे अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फुल, उसने जो है क्या किया, उसने प्रॉमिस को कंप्लीट किया, लेकिन बी क्या करता है, बी उसको ये कहता है मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता, या फिर मैं जो है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, और या फिर वो लुनेटिक हो जाए, या फिर वो इनकेपेबल, किसी भी कंडीशन की वजह से इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाए। फिर क्या होगा कि फिर उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाएगा। वो बाउंड है कि उसको या तो वो खुद हिस्सा दे या फिर उसकी प्रॉपर्टी में से वो ले लिया जाए। उसके बाद क्या है? उसके बाद सेक्शन नंबर 70 क्या कहता है? ग्रेटियस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है। ग्रेटियस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? अब ये ग्रेटियस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं और ये किसके साथ रिलेट करते हैं? देखें, बेसिकली जो ग्रेटियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक मुआहदा जिसमें एक को ही फायदा पहुंचे और दूसरे को कोई भी नेम बदल ना मिले। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी शख्स को अपने गुड्स बेचने जा रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि उस शख्स को मैं गुड्स दे रहा हूँ, लेकिन सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ। सेल बाय सैंपल हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। अब यहाँ पर जब मैं सेल बाय सैंपल की सूरत में उसको कोई भी गुड्स दे रहा हूँ, उस सैंपल से वो बेनिफिट उठा रहा है उस गुड्स का, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। नेचुरली अगर देखा जाए तो मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। हाँ, बिसाइड डेट मुझे ये फ़ायदा हो सकता है कि उस सैंपल की वजह से उससे मुझसे वो आगे चल के और मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स करे, ये फ़ायदा एक अलग है। लेकिन वैसे एट दैट टाइम मुझे उस टाइम पे कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, मुझे उस टाइम पे कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, उसको फ़ायदा पहुँच रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रेटियस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें तो ये कह रहा है सेक्शन नंबर 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटियस एक्ट। ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट enjoying benefit enjoyment non gratuitous act non gratuitous act। अब देखें सेक्शन नंबर 70 क्या कह रहा है कि वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, कोई भी शख्स लॉफुली कानूनी तौर पर किसी के लिए कुछ करता है और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या फिर उसको कोई भी चीज़ डिलीवर कर देता है, ठीक है, नॉर इंटरेस्टेड टू डू सो ग्रेटियसली, यानी कि उसको वो चीज़ डिलीवर तो कर रहा है, लाफुली कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है उसको, लेकिन उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको फ़ायदा पहुंचाऊं और मुझे कोई भी फ़ायदा ना पहुंचे, उसकी ये इंटेंशन नहीं है, ठीक है। एंड सच अदर पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट्स, और जो दूसरा पर्सन है यानी कि जिसको वो प्रोडक्ट्स दे रहा है, जिसको वो डिलीवर कर रहा है, वो उसके सारे के सारे बेनिफिट्स उठा रहा है, ठीक है, बेनिफिट्स उठा लेता है, तो फिर द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ, या फिर उसको रिस्टोर कर दे। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं किसी को सेल बाय सैंपल नहीं करता, मैं उसको ये कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको लेनी पड़ेगी, मैं सैंपल के तौर पे नहीं दे सकता। अब मैंने वो प्रोडक्ट उसको दी और उसने वो प्रोडक्ट यूज़ कर ली, अब उसने ये समझा कि ये सेल बाय सैंपल है, लेकिन मैंने उसको कहा ये सेल बाय सैंपल नहीं है, मैंने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दी थी ये चीज़। वहाँ पर वो क्या करता है, वो शख्स ये कहता है, और वो क्या करता है, वो उसको यूज़ कर लेता है, उसने उसको यूज़ कर लिया, बाद में या तो वो मुझे कंपनसेट करेगा या मुझे रिस्टोर करेगा। रिस्टोर किस तरीके से? या तो मुझे मार्केट से वही प्रोडक्ट सेम टू सेम ला के कहीं से दे देगा, या तो कंपनसेट करेगा, जितनी भी चीज़ उसने यूज़ की है जितनी मिकदार में, उसका वो कंपनसेट करने के लिए बाउंड है। सेक्शन नंबर 70। उसके बाद 71, अगर 71 की बात की जाए, 71 बहुत ईजी है, जो हमें कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। और 72 की अगर हम बात करें तो 72 किस चीज़ की बात करता है? 72 बात करता है आपका लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम ऑफ पर्सन टू हुम लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion। इसके ग्राउंड्स क्या याद रखने हैं आपके? बाय मिस्टेक या फिर अंडर coercion। अब देखें सेक्शन 71 को डिस्कस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। सेक्शन 71 क्या कहता है? सेक्शन 71 को थोड़ा एक बार पढ़ें, गौर से पढ़िएगा आप जो यहाँ बैठे हैं, इसको एक बार समझना है आपने। 71 क्या कह रहा है? अ पर्सन finds goods belonging to another and takes them into his possession, into his custody, is subject to the same responsibility as the bailey। कहने का मकसद ये है कि उसकी जिम्मेदारी क्या हुई कि या तो वो उस प्रॉपर्टी को, जो भी उसने गुड्स फाइंड किए हैं, उस गुड्स को क्या करे, या तो वो जहाँ से उसने फाइंड किए हैं वो उसको वापस कर दे या फिर उसको पे कर दे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और सामने मैं देखता हूँ कि एक रेडी वाला है और रेडी वाले जो है वहाँ से चला जाता है, उसकी कोई प्रोडक्ट वहाँ रह जाती है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मैं या तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके उसको पेमेंट दे दूँ या फिर नेक्स्ट डे पे उसको वो प्रोडक्ट वापस कर दूँ। सेक्शन 71 ने सिर्फ इतनी बात की बस। उसके बाद 72 क्या बात कर रहा है? 72 बात करता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड थिंग डिलीवर्ड अंडर कॉर्जन और अंडर मिस्टेक। पॉइंट्स क्या याद रखनी है? अंडर कॉर्जन या फिर मिस्टेक के जरिए से। मिसाल के तौर पे ए है और ए क्या करता है? बी को कुछ गुड्स देने जा रहा है। यहाँ पर सी क्या कहता है? यहाँ पर सी ये कहता है कि ये गुड्स मुझे आप दे दें। उसको डरा धमका कर, ठीक है, उसको डरा धमका कर, पिस्टल रख के डराता धमकाता है कि ये प्रोडक्ट्स आप मुझे दें। वो उसको प्रोडक्ट दे देता है। अब यहाँ पर जब वो प्रोडक्ट्स उसको वो दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? अंडर कॉर्जन उसको दे रहा है। या फिर ए क्या करता है? ए बी को ये गुड्स डिलीवर करने जा रहा है और यहाँ पर बी नहीं दिखता उसको, बी वो ये समझता है, उससे हुई मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये हुई कि वो ये समझता है कि जो सी है वही बी है जिसको वो डिलीवर करना चाह रहा है, तो ये होता है बाय मिस्टेक। फिर क्या होगा? अ पर्सन होम मनी हैज़ बीन डिलीवर्ड पेड एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मस्ट रीपे और रिटर्न इट। क्या है? मस्ट रीपे और रिटर्न इट। पॉइंट ये याद रखें आप सिंपली कि अगर ऐसा कुछ होगा जो कि बाय मिस्टेक हो या कॉर्जन या डरा धमका कर या फिर गलती से किसी और शख्स को आपने दे दी, वो शख्स क्या करेगा? वो उसको वापस देगा या फिर उसको पेमेंट देगा। अगर उसने वो चीज़ रखनी है अपने पास, उसको पे करेगा, पे नहीं करता तो वो उसको वापस देगा। अब प्रीवियसली हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे जिनका मैं आज जिक्र करूंगा आपके साथ, कि वो वर्ड्स जो है आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी इंटरकनेक्टेड है और वो ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर लें, अपने माइंड के अंदर भी नोट डाउन कर लें। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमने प्रीवियसली डिस्कस किया वो क्या था? शल। अब देखें, जिस भी बैरक के अंदर, लॉ के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आगे चल के भी आप पढ़ेंगे और सारे के सारे कानून एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। क्या है? इंटरलिंक्ड हैं। वो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अभी भी पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप उसको नेग्लेक्ट कर जाए, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि इन वर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है लॉ के अंदर। एक है शल, एक है मे, और एक है हमारे पास नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, और एक है हमारे पास सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेविंग क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं शल का
क्या कॉन्सेप्ट है, और शल कहीं भी अगर किसी भी सेक्शन के अंदर शल आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है। शल जो होता है वो आपका रोल अदा करता है मैंडेटरी, और मे क्या करता है डिस्क्रिएशनरी। ठीक है, सबसे पहले शल। शल मिसाल के तौर पे यहाँ पर लेट सपोज कि एक कोई भी सेक्शन है, उसके अंदर ये लिखा है नो पार्टी शल रीपे इट, कोई भी पार्टी जो उसको रीपे नहीं करेगी। मैंडेटरी प्रोविजन है ये। मैंडेटरी प्रोविजन का मतलब ये है कि वो उसको पे कर ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे वही एग्जांपल लेते हैं कि एनी पार्टी मे रीपे टू बी, कि अगर कोई भी पार्टी चाहे तो वो उसको पे कर सकती है, यानी कि उसकी डिस्क्रिएशन है। डिस्क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि उसकी मर्जी है, करना चाहे तब भी कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती। उसको कोई भी शख्स बाउंड नहीं कर सकता, ना तो वो बाउंड बाय लॉ है और ना ही वो खुद से बाउंड है कि वो उसको रीपे करे। करना चाहे तो कर सकता है, उसकी डिस्क्रिएशन है। अब कुछ होता है हमारे पास नॉट विद स्टैंडिंग क्लास, यहाँ पर भी पढ़ेंगे और आगे चल के कुछ लॉस के अंदर भी पढ़ेंगे, मेजर एक्ट्स के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग से अगर कोई भी वर्ड, कोई भी सेक्शन स्टार्ट होता है, उसका मतलब ये है कि आपने इस सेक्शन को समझना है। ठीक है, और इस सेक्शन के अलावा अगर यही बात, इस सेक्शन के अंदर जो बात हो रही है, ये बात कहीं और लिखी है तो उसको छोड़ दें और इसको फॉलो करनी है। इट मीन्स कि ये ओवरराइड कर रहा है सब, जितने भी अदर पूरे के पूरे कानून के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उनको निकाल रहा है। वो कह रहा है कि किसी और को फॉलो ना करें, इसको फॉलो करनी है, इस बात को आपने फॉलो करनी है। इसको कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग क्लास। उसके बाद सेविंग क्लास होती है। सेविंग क्लास क्या कहती है? सेविंग मीन्स सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर किसी और कानून के अंदर, अगर किसी और स्टेट्यूट के अंदर, या फिर अगर किसी और सेक्शन के अंदर इस टाइप की, इस जैसी कोई भी बात लिखी है तो आप उसको फॉलो करें, इसको बेशक ना करें। ठीक है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड मीन्स के क्या किया उसने? सेविंग क्लास बता दी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कहीं और लिखी है कोई बात तो आपने उसको फॉलो करना है। उसके बाद प्रोवाइडेड डेट भी होती है एक क्लास। अब ये प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड डेट किसी भी सेक्शन के अंदर आपको मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया उसने कि ये आपका कॉन्सेप्ट है, मिसाल के बेलमेंट का। फिर उसके बाद ये बताया कि जनरल रूल ने ये बताया कि आप ये चीज़ किसी को सेल नहीं कर सकते। फिर उसने उसके साथ प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइडेड डेट का मतलब होता है कि लेकिन अगर ऐसा हो तो भी तो आप ऐसा सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहे कि आप किसी भी एक प्रोविजन के अंदर ये लिखा है कि आप जो है सेल बाय सैंपल नहीं कर सकते, फिर उसके आगे लिख दिया गया प्रोवाइडेड डेट, लेकिन अगर पार्टी चाहे तो उसकी डिस्क्रिएशन है कि वो उसको सेल बाय सैंपल की सूरत में प्रोडक्ट दे सकती है। यानी कि पहले जनरल रूल बताया, फिर उसकी एक्सेप्शन बता दी। अब ये जनरल रूल और एक्सेप्शन क्या है? जनरल रूल का मतलब ये है कि कोई भी कानून का ऐसा रूल जो कि जिसको पूरा का पूरा कानून क्या करे? एक्सेप्ट करे, उसको फॉलो करे। और उसके साथ फिर उसके एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कि रियायत भी बता दी कि अगर ऐसा हो तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। आगे चल के पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस, कि किन किन सूरतों में आप मर्डर भी कर सकते हैं, किन किन सूरतों में आप किसी को मार भी सकते हैं। वो कौन सी सूरतें सेक्शन नंबर 76 से लेके 106 तक प्रोवाइडेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर या नेक्स्ट ईयर के अंदर आप आएंगे तो फिर वो भी डिस्कस करते चलेंगे। खैर, यहाँ तक जो मेन प्रोविजंस थी जो आपको इस लॉ के अंदर भी पढ़नी है, और आगे चल के 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स के अंदर ये क्लासेस आपके सामने आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। ये आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना, इसको अभी समझ लेना है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन इस क्लासेस को आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि आगे चल के आपको किसी भी किस्म की जो है दिक्कत ना हो।